Hello bachcho, in previous video we have studied about mass number and atomic number of element and how the element is represented. अगर x is a symbol of any element तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो बॉटम है वहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो टॉप है उसमें मास नंबर लिखा जाता है। और कैसे किसी भी गिवन न्यूक्लियाई या गिवन स्पीसीज में how we can calculate the number of proton, electron and neutrons इसके एग्जाम्पल भी किए थे। नेक्स्ट विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। सबसे पहले आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स जो एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ये सेम एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इन आइसोटॉप्स जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक जैसी होती है लेकिन इनमें जो न्यूट्रॉन्स की संख्या न्यूक्लियाई में डिफरेंट होती है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हैज़ 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन गैस होगी तो उसमें 3 तरह के एटम्स होंगे, 3 तरह के आइसोटॉप्स होंगे। ज़्यादातर परसेंटेज जो प्रोटियम की होती है जिसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसको 1H1 जो है इसका सिंबल होता है। एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं। दूसरा एटम जो हाइड्रोजन गैस में आता है, दूसरा आइसोटॉप ड्यूटेरियम बोलते हैं इसको, 1H2 इसका ये सिंबल है। तो एटॉमिक नंबर तो 1 है लेकिन मास नंबर यहाँ पे 2 हो गया। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें एक जैसे हैं, 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन एक है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 थे, ठीक है। और ट्रिटियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है हाइड्रोजन एलिमेंट का, और इसकी परसेंटेज सबसे कम होती है, ट्रेसेस में होता है। 1H3 इसका सिंबल है। 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 क्या होंगे इसमें न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आइसोटॉप में एक जैसी होती है लेकिन न्यूट्रॉन जो है उनकी संख्या डिफरेंट होती है। दीज आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ट्रिटियम जो है रेडियो एक्टिव होता है और ये लीस्ट स्टेबल है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो परसेंटेज होती है प्रोटियम की होती है और ये मोस्ट स्टेबल होता है। इसमें और एग्जांपल कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, जिसमें कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव होता है, इट इज़ यूज्ड इन द कार्बन डेटिंग टू फाइंड आउट द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो कार्बन डेटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आते हैं आइसोबार क्या है। आइसोबार जो है दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर एक जैसा होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे। जैसे आर्गन है 18 होता है, पोटासियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का जो 20 होता है। लेकिन इन तीनों जो एलिमेंट्स जो यहाँ पे आइसोबार हैं आपस में, क्योंकि सबका मास नंबर क्या है, सेम है, 40 40 40। तो आइसोबार जो है दे आर एटम्स ऑफ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो दे आर कॉल्ड आइसोबार। इसके बाद आता है एक आइसोटॉन भी होते हैं। आइसोटॉन्स जो है आइटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सब में एक जैसी होगी। तो यहाँ पे आपने प्रोटॉन देखिए, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इसमें देखो 14, प्रोटॉन 14 है, न्यूट्रॉन 16 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन 16 है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन 16 है, लेकिन सबका मास नंबर डिफरेंट है। तो इस तरह के जो स्पीसीज होंगे दे आर कॉल्ड एज आइसोटॉन। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेंगे ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल या फेलियर ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। रुदरफोर्ड मॉडल जो है क्यों फेल हो गया। रुदरफोर्ड मॉडल पहला इसका फेलियर है, रुदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, क्योंकि मैक्सवेल ने बताया था कि कोई भी चार्ज व्हेन रिवॉल्व अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एट्रैक्टिव फील्ड
तो उसकी एनर्जी, इट विल रेडिएट एनर्जी, उसकी एनर्जी वो बाहर एनर्जी बाहर निकालता है, तो उसकी एनर्जी जो कम होती जाएगी। तो इसी तरह से अगर इस थ्योरी को अगर आप कंसीडर करें तो इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो वन चार्ज बॉडी मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, अंडर अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी एनर्जी भी क्या होती है, कम होनी चाहिए, और कम होते होते इसका ऑर्बिट का जो पाथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, एंड डिक्रीज होते होते जो इलेक्ट्रॉन जो शुड बी कोलैप्स विद द न्यूक्लियस, बट इट डजंट हैपन। तो ये क्यों नहीं हो रहा, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये मॉडल। तो इसलिए रुदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला पॉइंट तो ये है इसका। नंबर 2 पॉइंट है कि रुदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, कि हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तो हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कहाँ पे वो मौजूद हैं, तो उसके बारे में ये नहीं बता पाया। ये भी इसकी एक बड़ी फेलियर है। और तीसरी फेलियर है कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम होता है, वो क्यों कैसे आ रहा है, इसके बारे में भी रुदरफोर्ड मॉडल ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो ये 3 कारणों की वजह से ये मॉडल जो है वो दैट वाज गेट फेल्ड, या उसकी ये ड्रॉबैक्स हैं। तो इस ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए बोहर्स ने एक नया मॉडल दिया, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की जब डेवलपमेंट हो रही थी, जब वो उसके बारे में स्टडी की जा रही थी, तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल to development of the Bohr's model, and that important concept was, first is dual nature of electromagnetic radiations and second was atomic spectrum। तो इनके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है आपको, तो इनको हम पहले लेंगे। तो क्या क्या चीज़ें इनसे आपने सीखनी है जो आपको पता होनी चाहिए, ये हम यहाँ लेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे पहला, ड्यूल नेचर का मतलब होता है दोहरा जो नेचर हो, ये बिहेवियर हो, दैट इज़ ड्यूल नेचर। तो इसको, तो ये ड्यूल नेचर कौन से हैं? सबसे पहले थ्योरी जो रेडिएशन की दी गई थी, नेचर ऑफ रेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट थे जिसने ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है वो हम यहाँ लेंगे कि जितनी भी रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, द ट्रेवल इन स्पेस कॉन्टिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ वेव। कॉन्टिन्यूसली का मतलब वेव मोशन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस मोशन होता है, उसमें बीच में गैप नहीं आता है, कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जो रेडिएशंस होती हैं वो ट्रैवल करती है, एमिट होती हैं इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव का मतलब होता है जैसे आप पॉन्ड में कोई पत्थर फेंकते हैं तो इस तरह से डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाती है तो वेव जैसी नज़र आती है, दैट इज़ अ वेव। तो दिस एंड दीज वेव आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट था इसका, ये मेन पॉइंट यही है इसका कि रेडिएशन जो होती हैं वो वेव की तरह ट्रैवल करती है, कॉन्टिन्यूस उसका मोशन होता है, और वेव मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर में इस तरह से। देखिए, एक ऊपर की तरफ जो उठा हुआ भाग इट इज़ क्रस्ट, और नीचे की तरफ ये जो पार्ट आता है इसको ट्रफ, और एक क्रस्ट और ट्रफ को एक वेव बोलते हैं। ये दूसरा क्रस्ट है, फिर दूसरा ट्रफ है, इट इज़ सेकेंड वेव। तो इस तरह से वेव मोशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर की तरफ जो भाग है इट इज़ कॉल्ड क्रस्ट, नीचे की तरफ जो इसको ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, जो वेव होती है उसकी जो पहचान है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, एक आती है वेवलेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्बडा से इसको लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और लैम्बडा होती क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है, एडजेसेंट क्रस्ट के बीच में जो दूरी है, जैसे ये देखिए दूरी, इट इज कॉल्ड लैम्बडा। वेवलेंथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये ट्रफ के बीच में, एडजेसेंट ट्रफ के बीच में जो दूरी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैम्बडा, वेवलेंथ इसको बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, लैम्बडा जो वेवलेंथ है इसके यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं, नैनोमीटर में इसको लिखा जाता है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 1 इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन की या वेव की, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव।
ठीक है। इन प्रॉपर्टी के कारण जो वेव अलग अलग होती है, एक्स रेज अलग है, गैमा रेज अलग है, रेडियो वेव्स अलग है, ये विजिबल लाइट अलग है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो डिफरेंट है, उसकी वजह से वो अलग है। दूसरी प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? जो है नंबर ऑफ वेव पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। मैंने बताया एक वेव कितनी होती है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, एक वेव बोलते हैं। तो एक पॉइंट में 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ नॉट अ न्यू से इसको नोट करते हैं। और इनके यूनिट सेकंड इनवर्स होते हैं, हर्ट्ज भी इनको कहा जाता है। सेकंड इनवर्स इसके यूनिट है, या हर्ट्ज भी इसको बोलते हैं यूनिट। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसकी वेलोसिटी। सी से इसको स्मॉल सी से लिखा जाता है, वी से भी लिखते हैं स्मॉल वी से, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए स्मॉल सी का सिंबल लिया जाता है। वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इसके यूनिट मीटर पर सेकेंड होते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है वो, ये हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ को बोलते हैं हम। जैसे ये हाइट है क्रस्ट की, ये जो हाइट है इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है वेव नंबर। वेव नंबर न्यू बार से इसको लिखा जाता है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर ऑफ द वेव या रेडिएशन। सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसके यूनिट होते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा एंड सी इज रिलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी आप, या न्यू जो है इट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लैम्डा। जहाँ पे न्यू जो फ्रीक्वेंसी है, सी इज द वेलोसिटी एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ वेव या वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो दैट इज अ वेव मोशन है। तो इस थ्योरी के मुताबिक सारी जो लाइट है या अदर रेडिएशंस है ट्रेवल इन ए स्पेस कंटिन्यूसली इन फॉर्म ऑफ वेव। वो वेव की तरह मूव करती हैं और उनका वेव मोशन होता है। रेडिएशंस डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनकी वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, ये जो प्रॉपर्टी है मेन दो, ये डिफरेंट होने के कारण सारी रेडिएशन जो आपस में डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसके बाद एक छोटी डेफिनेशन हम लेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द electromagnetic radiations in order of increasing wavelength or decreasing frequencies is called as electromagnetic spectrum। जितनी भी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उन सबको लैम्डा के बढ़ते क्रम में जो रखा गया है, एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। ये बताया गया है अरेंजमेंट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी जो गैमा रेज की होती है उसको सबसे पहले, फिर एक्स रेज की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज की होती है, और ये जो बीच में मैंने यहाँ पे आपको बीच में जो रीजन दिखाया है, इट इज़ कॉल्ड एज विजिबल रेज है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है विजिबल रेज है, वो भी 7 रेडिएशन से बनी हुई है, कलर रेडिएशन से, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, सॉरी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये यहाँ पे बीच में आती है। उसके बाद आता है इन्फ्रारेड रेज आएगी। तो इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सबसे कम फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आएगी और सबसे ज़्यादा गैमा रेज की है। IR इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स हैं, ये FM है, AM है, एंड देन लॉन्ग रेडियो वेव्स आती है लास्ट में, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ इनकी होंगी। एंड दैट अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। थैंक यू।